हेलो फ्रेंड, गुरुकुल विजन एकेडमी में आपका स्वागत है। और चलिए आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। अब ये टॉपिक कोई पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, मतलब ये आपका सिलेबस से रिलेटेड नहीं है कि ये कोई टॉपिक है, ये सब्जेक्ट का, ये पेपर का टॉपिक नहीं है। इसमें जस्ट हम लोग ये देखेंगे कि आयोग के द्वारा, जेपीएससी के द्वारा जो 11th जेपीएससी का 17 मार्च को एग्जाम हुआ था, उसका प्रोविजनल आंसर की जब निकालती है तो उसमें 16 क्वेश्चन का आंसर उन्होंने गलत बताया है। ठीक है, 16 क्वेश्चन का आंसर मतलब आप समझ रहे होंगे कि आयोग ने गलत दिया है। ठीक है, और आयोग ने आपको अभी जस्ट कुछ दिन पहले, मतलब कि 30 तारीख तक ऑब्जेक्शन करने का मौका दिया था, तो उसमें छात्रों ने ऑब्जेक्शन किया है और विथ प्रूफ ही इन्होंने उन्होंने किया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन उसमें गलत हुआ है, उसके बारे में देखते हैं कि आखिर आयोग ने ऐसा क्यों किया, कहाँ से आखिर वो लोग आंसर निकालते हैं। ठीक है ना, ये एक जो संवैधानिक संस्था है उसके लिए शर्म की बात है, ये जो भी बोलिए शर्म की बात है। ठीक है, इसमें देखते हैं और जिनका भी स्कोर कम हुआ है आप लोग इससे मिलाकर देखें कि आपका कहाँ तक जाता है। इसके बाद हम लोग कटअप का बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। और दूसरी बात कि फ्रेंड, आयोग के द्वारा दिया गया आंसर अगर आपका सही हो रहा है, अगर उसको सही मान के अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सचेत होने की जरूरत है। क्योंकि जब प्रूफ के साथ छात्रों ने जेपीएससी को जस्टिफाई करने के लिए दिया है कि लो अपना आंसर को जस्टिफाई करो, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, लेकिन होपलेस नहीं होना है। और दूसरी बात ये कि उल्टा सीधा कमेंट जो आप लोग करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, फ्रेंड हम लोग विथ प्रूफ देख रहे हैं। अब यही आपको आयोग के पास गया है, तो चलिए देखते हैं। उसमें बहस नहीं करना है। अगर आपका अच्छा खासा मार्क्स आ रहा है तब प्रिपरेशन में, मेंस के प्रिपरेशन में लगिए, और नहीं आ रहा है तो आप दूसरा एग्जाम के प्रिपरेशन में लगिए। इसमें बहस करने वाली कोई बात नहीं है। ये वीडियो जो है एक माध्यम है, क्योंकि जितने भी छात्र, मान के चलिए किसी भी छात्र का 16 क्वेश्चन इधर उधर हो जाने का मतलब समझ रहे होंगे आप लोग कि डायरेक्ट रेस से बाहर हो जाते हैं। अब बहुत सारे ऐसे क्रीमी स्टूडेंट है जो रेस से बाहर हो गए, मेंस के एलिजिबल है लेकिन प्री ही क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो इन दैट कंडीशन क्या होगा आपका कि आप प्री क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन क्वेश्चन का आंसर गलत है। देखिए इसमें आप लोग देखेंगे, देखिए इसमें क्या है, आपका पहला क्वेश्चन हम लोग देखें कि सेट, देखिए यहाँ पे सेट, आपका सेट सी है, सेट सी है, पेपर 1 का है। इसमें देखिए कि क्या आयोग ने क्या गलत दिया है आंसर। ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए इसमें एक क्वेश्चन था आपका कि रैम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा क्वेश्चन सही नहीं है आयोग के द्वारा। देखिए जेपीएससी के द्वारा कौन सा आंसर दिया गया है आपका ये। ठीक है, आपका आंसर ए दिया गया है। लेकिन आपका देखिए इसमें स्टूडेंट का आंसर कौन सा, आपका बी आंसर है, यानी कि आपका ये वाला जो आंसर है वो स्टूडेंट का आंसर है। ठीक है, क्या है, रैम एक अस्थाई भंडारण क्षेत्र है। ठीक है, ये तो सही है भाई। ठीक है, ठीक है, टेम्परेरी ये होता है। दूसरा, रैम एक वाष्पशील मेमोरी है। हाँ है, ये वोलाटाइल मेमोरी है, जैसे कंप्यूटर ऑफ कीजिए आप वो खत्म हो जाता है। तीसरा, रैम में भंडारित सूचनाएं कंप्यूटर के ऑफ होने पर उड़ जाती है। हाँ है। ठीक है, देखिए और आयोग ने क्या आंसर दिया है, रैम एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र है। हाँ भाई वो तो है ही, वो तो है, लेकिन यहाँ पे नहीं भी तो लगाया गया है, नहीं भी तो लगाया गया है, तो यहाँ पे इसका आंसर बी होगा। ठीक है, रैम एक हार्ड डिस्क स्टोरेज की तरह है। ठीक है, नहीं ये नहीं होता है। देखिए इसका प्रूफ कहां से दिया गया है, देखिए एनसीईआरटी क्लास 11 का कंप्यूटर साइंस चैप्टर 1 से लेकर दिया गया है। ठीक है, इसका लिंक भी भेजा गया है आयोग को कि आप देखिए, इस पे आपका दिया गया है, इसमें बताया गया है कि देखिए रैम इज ए वोलाटाइल मेमोरी है, वोलाटाइल मेमोरी है। सी आंसर जस्टिफाई हो गया। एज सुन एज सप्लाई टर्न ऑफ, जैसे ही कंप्यूटर टर्न ऑफ हुआ ये हो गया, ये भी जस्टिफाई कर दिया।
अब क्या बोल रहा है, इट इज यूज्ड स्टोरेड टेम्पररली, ठीक है, देखिए अस्थाई है, ठीक है, ये अस्थाई है, तो आपका आंसर इसमें बी होगा। अब जिनका भी बी है, आयोग सही करता है, तो आप अपना नंबर बढ़ाते जाइएगा। अब आप लोग देखिए कि आप लोग का नंबर कितना आ रहा है। इस जो यहाँ से जो ऑब्जेक्शन दिया गया है इस पे, क्योंकि एक बार फाइनल आंसर किया आएगा उससे फिर मिलाना होगा, लेकिन अभी आप मिला लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि रिजल्ट लाने में 10 दिन 15 दिन या 5 दिन लेट करे। तो इन दैट कंडीशन आपको क्या करना है कि अपना आंसर मिला के उसी के अनुसार आपको तैयारी भी करना है। मान के चलिए कि किन्हीं का 115 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, मान के चलिए कि किसी का मान के चलिए किसी का 115 क्वेश्चन आ रहा है। अब इस प्रोविजनल जो ये जो आपका प्रूफ है, इससे आपका +5 जाता है, तो आप 120 में पहुंच जाते हैं। अब 120 में आप सेफ जोन में पहुंच जाते हैं, आप मेंस की तैयारी में लगिए, ठीक है। उसी तरीके से देखिए हम लोग देखते हैं आगे के चलते हैं, हम लोग कटअप की बात करेंगे आगे चल के। देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू, कौन नहीं जानता सीपीयू के बारे में, सबको जानते होंगे, का कौन सा अंग गणना करता है तथा परिणाम देता है। देखिए गणना करता है और परिणाम देता है, तो बताइए कि आयोग के द्वारा दिया गया है आंसर बी, यानी कि आयोग के अनुसार आंसर बी होगा। अब ये बताइए कि अमेरिकन लॉजिक यूनिट क्या ये गणना दे सकता है, क्या अरिथमेटिकल या लॉजिक जो कुछ भी होता है, क्या अमेरिकन वर्ड यूज हो सकता है। इसमें डेफिनेटली है कि कोई भी मारेगा। देखिए इसका आंसर कौन सा होगा, डी होगा आंसर, इसका इसका सही आंसर डी होगा, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। तो जिनका भी डी आंसर है अपना क्वेश्चन बढ़ाते जाइए, इसके बाद बताइए कि कितना सबका आ रहा है, ठीक है। इसका देखिए कहां दिया है, 11th क्लास के एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर से ही दिया गया है। तो देखिए इससे आपको ये भी पता चल रहा होगा कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया जाता है, तो आप एनसीईआरटी को अच्छा से पढ़ें, ठीक है। चुटकुला बुक आता है ना, उससे पढ़ने से नहीं हो पाएगा, ठीक है। देखिए इसका आंसर यहाँ पे दिया है, अदर देन द रजिस्टर द सीपीयू हैज टू मेन कंपोनेंट। देखिए अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट, ठीक है, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे अरिथमेटिक, तो ये आपका प्रूफ है। आयोग का आंसर बी था, लेकिन स्टूडेंट का आंसर डी है। तो जिनका भी डी होगा आप लोग सही कर लीजिएगा इसका। आगे का आंसर देखिए यहाँ पे, किसी की शिकायत को व्यक्त करने के लिए, किसी की शिकायत को व्यक्त करने के लिए वेबसाइटों का प्रयोग होता है। जब भी आपको शिकायत करना हो तो उसके लिए आप वेबसाइट पे जाते हैं और उस तरीका से आप वहां पे शिकायत दर्ज करते हैं। तो उसके लिए कौन सा है, देखिए आयोग का आंसर है कि वेब प्ली है, वेब प्ली है। लेकिन स्टूडेंट का आंसर है कि नहीं, इसको साइबर वेटिंग बोलते हैं, साइबर वेटिंग बोलते हैं, ठीक है। इसका प्रूफ आपको कहां से दिया गया है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ साइंटिस्ट एंड रिसर्च, IASR के द्वारा, उनके साइट पे ये दिया हुआ है, ठीक है। उसमें देखिए ये बताया गया है यहाँ पे, देखिए पीपल यूज्ड सोशल प्लेटफॉर्म टू रैंट आउट देयर फ्रस्ट्रेशन, एंगर, इरिटेशन, आपका बैक बैटिंग, ठीक है। तो ये सब के लिए जब आपका शिकायत किया जाता है तो वो आपका कौन सा हो गया, आपका साइबर वेंटिंग बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बस आप लोग मिलाते जाइएगा आपका कितना आंसर आ रहा है, उसी हिसाब से फिर हम लोग आगे डिसाइड करेंगे। देखिए ICAR दिवस कब मनाया जाता है, ICAR दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए आयोग का आंसर कितना क्या है आपका, आयोग का आंसर डी दिया गया है, लेकिन स्टूडेंट का आंसर बी है, यानी इसका आंसर सही में बी होगा। इसका देखिए PIB के सोर्स पे दिया गया है, PIB के सोर्स पे दिया गया है कि IARC जो अपना 95 फाउंडेशन डे जो मनाया था वो कब मनाया था। देखिए यहाँ पे 16, ठीक है, दिख रहा होगा आप लोग को ना, यहाँ पे देखिए 16 जुलाई को, एवरी ईयर 16 जुलाई को मनाया जाता है। तो जिन्होंने भी 16 जुलाई किया है वो सही कर लेंगे आप लोग। आगे देखिए यहाँ पे, चावल का वैश्विक जीन बैंक कहाँ स्थित है, चावल का वैश्विक जीन बैंक कहाँ स्थित है। तो देखिए ये फिलीपींस में है, ये फिलीपींस में है, ठीक है। जैसे कि देखिए JPSC का आंसर क्या दिया गया है, आपका बी दिया गया है, लेकिन इसका स्टूडेंट का आंसर फिलीपींस होगा, ए होगा, ठीक है, इसका आंसर ए होगा।
वैश्विक जीन बैंक, वैश्विक जीन बैंक बोल रहा है, इसका आंसर फिलीपींस होगा। ठीक है, स्टूडेंट का आंसर देखिए ए दिया गया है। यहाँ पे कहाँ दिया गया देखिए, इंटरनेशनल राइट्स रिसर्च आईडी के द्वारा दिया गया है। यहाँ पे देखिए आपका, देखिए फिलीपींस। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस है। ठीक है, तो आप इसका भी आंसर सही कर लेंगे आप। आगे देखते हैं, देखिए गन्ना, गन्ना क्या है ये, तो जेपीएससी ने सी आंसर दिया है। अब कहां से ये सी दे दिया है ये पता नहीं चल रहा है। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट का आंसर है ये ए होगा इसका ए आंसर इसका क्या है कि देखिए, गन्ना दीप्ति काल का पौधा है। गन्ना दीप्ति काल का पौधा मतलब कहने का मतलब है कि देखिए, जब आप लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री पढ़ेंगे तो गन्ना जो कच्चे पदार्थ होते हैं ना, तो इन जो कंपनीज लगते हैं, जो इंडस्ट्री लगते हैं, वो लोकेशन, ठीक है, इंडस्ट्रियल लोकेशन जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे पता चलेगा कि जो कच्चा पदार्थ होते हैं, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट हो गया, गन्ना हो गया, तो उसी में गन्ना आता है कि गन्ना जो आता है ना, वो सूखने वाला चीज होता है। मतलब जितना दिन तक उसको रखेंगे वो तेजी से सूखते जाएगा। ठीक है, तो उसी में है कि गन्ना का जो मिल होता है ना, जो शुगर मिल होता है, वो कहाँ पे, गन्ना के क्षेत्र में ही लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि कम दीप्ति काल का पौधा है ये। अब ये ज्यादा दिन तक रखने पे या बहुत दूर तक ट्रैवलिंग करने पे इसकी जो वजन होता है, इसका जो उसमें गन्ना का जो रस होता है वो सूखता है, इसीलिए कम दीप्ति काल का पौधा बोला जाता है ये। ठीक है, तो स्टूडेंट का आंसर ये है। अभी इसका देखिए, द नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के वेबसाइट पे दिया गया है। देखिए शॉर्ट डे बिहेवियर, ठीक है, शुगर केन शॉर्ट डे बिहेवियर, देखिए यहाँ पे दिया गया है आपका। तो जो जिन्होंने भी ए आंसर लगाया होगा आप अपना सही कर लेंगे। आगे का देखते हैं, देखिए मक्के के भ्रूण कोश में कितने गुणसूत्र होते हैं? इस तरीके से मानव का कितना होता है, 23 होते हैं ना, 23 होते हैं, 23 दूना 46 होते हैं ना, उसी हिसाब से इसका कितना है। आयोग कितना माना है, 30, लेकिन स्टूडेंट का मानना है ए, यानी कि आपने जिन्होंने बी मतलब 20 किया है वो सही करेंगे और बी वाला गलत है, क्योंकि आंसर गलत दिया गया है। इसका देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, एनसीईआरटी 12th क्लास का बायोलॉजी में देखना, रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में दिया गया है। उसमें देखिए यहाँ पे ह्यूमन बीइंग कितना है, 46, हाउस फ्लाई का 12 हो गया, डॉग का 78 हो गया। ठीक है, आपका फ्रूट फ्लाई का हो गया आपका 8। ठीक है, उसी तरीके से एप्पल का 21। अब देखिए मेज का, मक्का का कितना है, 20। ठीक है, तो ये आयोग को भेजा गया है कि देखिए आप लोग कहां कहां से आपको मिलेगा। ठीक है, आगे है क्षारीय भूमि को सुधारा जा सकता है। क्षारीय भूमि को सुधारा जा सकता है जिप्सम के प्रयोग द्वारा। अब पता नहीं आयोग कहां से ये आंसर दे दिया है डी। ठीक है, तो जेपीएससी का आंसर डी हो गया। ठीक है, अब इसका स्टूडेंट का आंसर बी है, यानी कि जिन्होंने भी बी आंसर सही किया है उनका सही होगा। आयोग के द्वारा ये दिया है जो गलत है। ठीक है, ये आपका गलत है। आपका जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि देखिए खारा जब क्या होता है ना कि जब कैपिलरी फोर्स के द्वारा जब पानी ऊपर आता है तो आकर और जो जमीन होता है उसमें एक लेयर बैठ जाता है, तो जो खेती जो होता है ना, प्रोडक्शन होता है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको कम कर देता है। तो इन दैट कंडीशन क्या होता है कि जिप्सम में उस पर छिड़काव करके, जो जिप्सम छिड़काया जाता है, जो अल्कलाइन भूमि है उसको नॉर्मल किया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कॉज ऑफ सैलिनिटी, सॉइल सैलिनिटी, देखिए मेथड, डिक्लामिनेशन ऑफ मेथड क्या है यहाँ पे, देखिए कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम आंसर दिया है यहाँ पे ना, तो ये आप लोग देख के सही कर लीजिएगा। आगे क्या है, संथाल जनजाति के सबसे प्रमुख देवता कौन है, बताइए। संथाल जनजाति का सबसे प्रमुख देवता कौन है? ठीक है, तो देखिए ये आपका इसमें ठाकुर देव है। इसमें कौन है आपका, ठाकुर देव। तो आंसर कौन सा आपका हो जाएगा, ठाकुर देव। जो भी आपका डी आंसर है वो आप इसको डी करेंगे। जेपीएससी का आंसर ए दिया गया है, मरांग गुरु दिया गया है। ठीक है, जैसे इसमें देखिए रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है, ये CST रिसर्च से दिया गया है। देखिए यहाँ पे एस्पेक्ट ऑफ देयर ठाकुर और सिंगाबोंगा, यानी सिंगाबोंगा का ही मतलब ठाकुर जी बोलते हैं उनको, सिंगा एंड संथालों के जो सबसे प्रमुख जगह सिंगाबोंगा होते हैं, आप सब जान ही रहे होंगे। तो उसी में ये दिया हुआ है, तो सन या वर्शिप ग्रेट,
ठीक है, तो ठाकुर देव बोलते हैं उनको। आगे का देखिए है आपका हिलखड़िया पंचायत से बड़ी संस्था क्या है, ठीक है, हिलखड़िया का सबसे बड़ी संस्था का नाम क्या है, तो आंसर दिया है चीरा, आंसर चीरा दिया है, लेकिन जो प्रूफ भेजा गया उसे पढ़ा दिया गया, ठीक है, पढ़ा पंचायत जान रहे हो ना। देखिए यहाँ पे ये भी SC/ST रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, देखिए एवं द विलेज काउंसिल देयर एग्जिस्ट इन विलेज काउंसिल द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हिलखड़िया, ठीक है, दे कॉल द ऑर्गेनाइजेशन एज पढ़ा पंचायत और कुटुंबा, पढ़ा पंचायत या कुटुंबा, तो इस हिसाब से आपका आंसर कौन सा होगा, आपका पढ़ा आंसर होगा। तो जिन्होंने भी लगाया होगा आप देख लीजिएगा, ठीक है। आगे का आंसर देखिए आप, गिनी गुणांक में, गिनी गुणांक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है बोल रहा है, सही बोल रहा है। देखिए यह समाज में आय असमानता के स्तर को मापता है। देखिए गिनी गुणांक तो यही होता है ना, जैसे आप लोग देखे होंगे कि ये होता है, ठीक है, और ये आपका गिनी गुणांक, ठीक है। तो ये जितना ज्यादा बढ़ेगा, ये आपका हो गया। तो देखिए अब इसी से देखिए यह समाज में आय असमानता का स्तर को मापता है, यानी यहाँ से जैसे अगर ये है और जितना ज्यादा, देखिए यहाँ पे आय समानता कम है, यहाँ पे सबसे ज्यादा है, तो जैसे जैसे ये जितना नीचे जाएगा आय असमानता उतना बढ़ता चला जाएगा। उसी तरीके से गिनी गुणांक जितना अधिक होगा असमानता उतना कम होगी। तो बताइए कि गिनी गुणांक जितना ज्यादा होगा उतना असमानता तो ज्यादा होता चला जाएगा ना, असमानता कम तो नहीं होगा। ये जितना कम होगा असमानता उतना कम हो जाएगा, और जितना ये भागते जाएगा यानी कि जितना फैलते जाएगा उतना असमानता ज्यादा हो जाएगा। यह लॉरेंज वक्र के प्रयोग में व्युत्पन्न किया जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका बताया गया है, देखिए इसको जितना ज्यादा बढ़ेगा असमानता उतना तेज बढ़ेगा, इसको जो का लॉरेंज वक्र, लॉरेंज कर्व बोलते हैं आपका इसको, ठीक है। लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आप सीधे देखिए ये लाइन अगर सीधे जा रहा है यानी कि मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, तो इसी को गिनी कोएफिशिएंट बोलते हैं। इकोनॉमी में हम लोग इसको पढ़ेंगे अच्छा से। तो देखिए इसमें आंसर जेपीएससी के द्वारा सी दिया गया है 1 और 2, ठीक है, क्योंकि ये तो आंसर गलत है ना, क्योंकि जितना बढ़ रहा है असमानता भी तो बढ़ते चला जाएगा ना, ठीक है, तो ये दिया है। तो जैसे ही अगर आप यहाँ एलिमिनेट करते हैं तो एलिमिनेशन से भी 2 यहाँ पे है, एक खत्म, ठीक है। आपका ये तो आपका सही है ही, असमानता का स्तर को मापता है, सही है। ये लॉरेंज वक्र का पुनः व्युत्पन्न किया जाता है, यानी इसका स्टूडेंट का आंसर बी दिया है, लेकिन आयोग ने इसको सी माना है। तो जिन्होंने भी बी किया होगा इसको सही कर लेंगे। आगे देखिए नौपसानी पुरा स्थल ना बुरुडी झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो ये तो सभी जान रहे होंगे, आप जान रहे होंगे कि कहाँ पे है, सरायकेला खरसावां में शायद ये पड़ता है। ये देखिए सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है झारखंड में, देखिए बुरुडी लोकेटेड इन सिंहभूम जिले में, ठीक है। तो आप लोग देखिए इसका कहा विकिपीडिया सोर्स दिया है, लेकिन देखिए अब इसको मानता है आयोग, मानता है या नहीं, या देखिए क्योंकि विकिपीडिया ना कोई सोर्स मतलब आयोग नहीं मानता। इसके पहले भी बीपीएससी में बहुत सारा ये विकिपीडिया से दिया गया है, लेकिन स्रोत नहीं मानता है। तो ये क्वेश्चन में आपका डाउट हो सकता है, ये क्वेश्चन में आपका डाउट हो सकता है, क्योंकि विकिपीडिया को ना कंसीडर नहीं करता है आयोग, कंसीडर नहीं करता है, लेकिन बाकी का ऊपर जो भी स्रोत दिया गया उसको कंसीडर करना पड़ेगा भाई, क्योंकि सारे का सारे ऑथेंटिक सोर्स हैं। आगे देखिए विच वन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जेपीएससी ने सी दिया है, लेकिन स्टूडेंट के द्वारा बोला गया कि सारे क्वेश्चन गलत हैं। अब ये सही सोर्स है, इग्नू का सोर्स है। जैसे कि देखिए यहाँ पे पहले असेंडिंग ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में, तो सबसे पहले का समग्राह हो जाएगा, इसके बाद आपका हो जाएगा कर वाटिका, इसके बाद में हो गया आपका द्रोणका हो जाएगा, और इसके बाद में हो गया साथिया, जो कि ये उल्टा सीरीज जो ऊपर से नीचे चले हम लोग उस सीरीज में है ही नहीं, इसमें कोई सीरीज में ऐसा है ही नहीं। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी गलत है, हो सकता है देखिए जेपीएससी इसको हटा दे या सबको मार्क्स दे दे, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आगे में देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, यहाँ पूछा है नहीं है,
लाल महल बलबन बनवाया ही था। ठीक है, जैसे कि देखिए जेपीएससी का आंसर दिया गया है डी। डी दिया गया कि क्या बोल रहा है कि लाल दरवाजा बीबी राजे ने बनवाया था। ठीक है, लाल दरवाजा बीबी बीबी राजे ने बनवाया था। अब आंसर जेपीएससी के द्वारा डी दिया गया है और यहाँ पे देखिए बलबन के द्वारा दिया गया है। ये बलबन, बाकी सबको सही माना है, वो इसका गलत माना है। इसका सही माना है, बाकी सबको गलत माना है। जेपीएससी के द्वारा ये बताया गया है। सॉरी फ्रेंड, एक मिनट बताया है। लाल महल कौन सही नहीं है, यानी कि आयोग बोल रहा है कि लाल दरवाजा मस्जिद है और बीबी राजे ने नहीं बनवाया है। बाकी लाल महल बलबन ने, जैसे पहले बता रहा था, हिंडोला महल और जहाज महल ये सब ने बनवाया है, ये नहीं बनाया है। तो इसको देखिए यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुणे द लाल महल रेड पैलेस। अब देखिए यहाँ पे लाल महल आपका दिल्ली में भी है, लाल दरवाजा दिल्ली में भी है और पुणे में भी है। तो आप इसमें देख लीजिएगा इसमें क्या है, क्योंकि यहाँ पुणे डिस्ट्रिक्ट है ना। देखिए पुणे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये तो ऑथेंटिक स्रोत है, बट ये पुणे मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से ये अलग हो जाता है। तो अब देखिए इसको मानता है या नहीं, ये तो डिपेंड करता है आपका जेपीएससी पे। ठीक है, अब देखिए सेट सी पेपर सेकेंड में देखिए इसमें दिया गया है इकोनॉमिक सर्वे से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा कर दे दिया गया था। तो इसमें क्या है कि ऑल ऑप्शन आर रॉन्ग। ठीक है, लेकिन आयोग के द्वारा ये माना गया है। ठीक है, देखिए इसका आपका इकोनॉमिक सर्वे का पूरा डेटा ही दे दिया गया है यहाँ पे, देखिए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन आप लोग का सही। अब देखिए अभी क्वेश्चन को हटाता है या क्या। झारखंड में कब सोना सोवरन हाथी साड़ी योजना कब शुरू किया गया था? आयोग बताता है बी अक्टूबर 2020 में, अक्टूबर 2020 में जेपीएससी के द्वारा। लेकिन स्टूडेंट का कहना है कि आपका सभी गलत है। अब देखिए इसमें स्रोत क्या दिया है कि सीएम का ट्वीट है, सीएम का ट्वीट है। तो इसमें देखिए जो ट्वीट वगैरह जो होते हैं ना, तो ये कुछ भी मतलब चलिए कि प्रधानमंत्री को ट्वीट कर दिए तो आप उसको ऑथेंटिक नहीं मान सकते हैं। ठीक ना, ये देखिए इसमें तड़क भड़क करने की बात नहीं है और इसमें अपने ईगो पे लेने की बात नहीं है। ये तो कुछ क्वेश्चंस है ना, इसको आयोग नहीं मान सकता है। क्यों नहीं मान सकता है? क्योंकि देखिए ट्विटर का है ये सीएम का ट्वीट कर दिया। सीएम तो अपना पॉपुलिज्म बढ़ाने के लिए कभी भी ट्वीट कर देंगे या कुछ भी कर देंगे। तो थोड़ा सोचिए, मानसिकता यहाँ पे बदलिए अपना कि नहीं ये सही है तो सही है। हाँ सही आपके लिए हो सकता है, आपका क्वेश्चन सही हुआ हो तो आपको सही हो जाएगा ये। लेकिन देख सकते हैं हम लोग, लेकिन जो भी हो स्टूडेंट ने सबको गलत माना है और जेपीएससी ने बी माना है। अब ये देखिए कि इसमें क्या हो सकता है। ठीक है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है फ्रेंड, ये सब मतलब कि ये सार्वजनिक रूप से हम नहीं कर सकते क्योंकि सीएम है भाई, क्यों नहीं। सीएम का ट्वीट बहुत बड़ा ट्वीट होता है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए आपका दिनांक 20/9/2021 ऐसे भी दिया गया है, तो अब आप देख लीजिए। तो फ्रेंड देखिए इस तरीका से हम लोग देख लिए हम लोग कि टोटल 16 क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है कि क्वेश्चन का आंसर गलत है। अब आप लोग देखिए, आप लोग जैसा कि ये वीडियो बनाया, आप लोग अब इसमें देखिए कि आपका कितना सही हो रहा है। और अगर सही हो रहा है फ्रेंड, ठीक है, और अगर आप ठीक है जनरल से हैं 120 से 125 के बीच में आप हैं, 120 से 125 के बारे में है, तो आप सेफ जोन में है फ्रेंड, आप सेफ जोन में है। आप सेफ जोन में है। पिछले वीडियो में मैंने ये 125 प्लस माइनस 5 बताया, तो लोग ना प्लस वाले के तो देख लेते हैं, माइनस वाले को नहीं देखते हैं। अगर यहाँ पे 25 है, इससे प्लस माइनस करेंगे तो 120 होगा ना, तो थोड़ा सा बुद्धि भी लगाया जाता है। इसका मतलब नहीं कि ईगो पे ले लिए, कुछ भी बोल दिए, कैसे भी कर दिए। फ्रेंड वो नहीं करना है। आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, अपनी गरिमा को पहचानिए। ऐसा नहीं है वनडे एग्जाम, ये नहीं है, सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं आप। तो आने वाले समय में अपने आप को अभी से अगर नहीं देखेंगे एज ए सिविल सर्वेंट, तो कैसे होगा आपका। तो ये आपका ये हो गया आपका 120 से 25 क्वेश्चन। उसी तरीका से ईडब्ल्यूएस का एक ही जगह ले लेते हैं, तो 115 से 120 में है, तो सेफ जोन में है आप। देखिए कहाँ कुछ नहीं जा सकता, हो सकता है 125 से ऊपर चला जाए, 120 से ऊपर चला जाए, तो बस एक कयास लगाया जा रहा है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। बात देखिए यहाँ एससी एसटी की अगर बात करें, एससी एसटी की अगर बात करते हैं
तो भी आप EWS के रेंज में जाइए आप, ठीक है। 118, इसमें एक आध नंबर नीचे आ सकता है, लेकिन नहीं लगता कि 118 से ऊपर जाएगा। SC ST है तो 112 से लेके 115 इतना में है तो आप सेफ है। अगर जनरल में वीमेन है, मतलब कहीं भी है वीमेन है कहीं भी वीमेन है, तो अगर यह सब में से 5 नंबर 5 -5 कर लीजिए, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पे देखें तो वीमेन के लिए कितना हो जाएगा आपका, जनरल के लिए वीमेन के लिए 115 से 120 EWS के लिए बस 5 नंबर सब में कम करते चले जाइए और उसी तरीके से आपका हो जाएगा। अगर आप हैंडीकैप हैं या कुछ है तो उसके लिए कोटा होता है, तो उस कोटा में मान के चलिए, मतलब कि जो हैंडीकैप होते हैं उन लोग के लिए मान के चलिए 110 क्वेश्चन के अराउंड आसपास रहने का चांसेस है, इस तरीका से है। और ये बहुत जल्दी ही रिजल्ट पब्लिश करने वाला है फ्रेंड, तो जैसा हो आप लोग बताइए। और यूट्यूब पे हमारा चैनल के द्वारा फ्री कोर्स करवाया जा रहा है। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 2 वीडियो है, इकोनॉमी का है, पॉलिटी का है। तो फ्रेंड आप सबको देखिए और कमेंट कीजिए कि क्या ऐसे तरीके से ये सिलसिला जो है वो चलता रहे या आगे क्या किया जा सकता है। तो चलिए फ्रेंड, आप लोग इसमें रेंज में है तो आप लोग बिना समय गंवाए आराम से लगिए। और ज़्यादा समय नहीं, आपके पास 2 माह समय है मात्र। 2 महीना में आपका मेंस होने वाला है, यानी अप्रैल मई जून में आपका मेंस होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ से अब देखते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट फ्रेंड।